हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो डियर स्टूडेंट, आज यूनिट नंबर 4 है हमारी बोटनी। बोटनी के जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप सभी जानते हैं 10 यूनिट आपको दी गई हैं सिलेबस में। पहली सीरीज है, ऐसी ऐसी बहुत सारी सीरीज हम लेके आएंगे। पहली सीरीज अभी उतनी फास्ट नहीं हमारी है। रीज़न इज दैट कि अभी बच्चों का सिलेबस चल रहा है, सिलेबस के हिसाब से हम पहली सीरीज चलाते हैं। उसके बाद फिर सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अपना जो बैच चल रहा है संसार मैप पे, उसके बाद में फिर एग्जाम के आसपास जो महीना डेढ़ महीना रहता है, फिर 2-3 सीरीज आपकी कंटिन्यूस आएंगी और आपका चलेगा। लेकिन सभी सीरीज का आप लाभ उठा सको, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ से आप शुरू से ही सारी सीरीज आप फॉलो करते चलें। तो बच्चे, यूनिट नंबर 4 है हमारी बॉटनी के सिलेबस के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा आप सारे एस्पिरेंट। पहले क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित एग्जाम्पल में से कौन सी कायिक जनन का मतलब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो बेटा, क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होती है ना, वो जाननी बहुत जरूरी होती है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। आंसर नहीं, क्वेश्चंस भी हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए क्वेश्चन में जो भी आपको लगे टर्म, नई टर्म है, उसको सीखना जरूरी। कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो बच्चे, कायिक जो शब्द है ना, ये कायिक शब्द आपका बना हुआ है काया से। काया का मतलब होता है हमारा शरीर। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल यानी जनन कोशिकाएं, और एक होती है कायिक सेल, है ना, जिसको आप बोलते हो वेजिटेटिव सेल, या आप उसको और भी हम कई नाम से पुकारते हैं। तो बच्चे यहाँ बोला कि भाई कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जिसके अंदर कायिक जनन मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो बाकी के बॉडी के बाकी पार्ट है उनसे प्रजनन होता है। और वो जो विधि है ना जिसका आप एग्जाम्पल दोगे, वो विधि नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक विधि है। एक आपसे नेचुरल मेथड का नाम पूछा है। अब बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बारे में ही बात है। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करने की कौन सा ऐसा नेचुरल मेथड है जो कि वेजिटेटिव भी है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल का यूज नहीं होता। तो देखो भाई, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं आपके सामने। एक है सर प्रकंदों के द्वारा, प्रकंद यानी राइजोम्स। अब कहोगे सर राइजोम क्या होते हैं? भाई आपने 10वीं क्लास के लेवल पे ही पढ़ा था कि सर ये राइजोम जो है ना, ये आपका एक प्रकार की स्टेम है, एक प्रकार से जो तना होता है ना, तने का मॉडिफिकेशन होता है। राइजोम, स्टेम ट्यूबर जिसको स्तंभ कंद बोलते थे आप लोग, है ना, बल्ब आप जिसको बोलते थे, इस प्रकार से ही ये भी एक स्टेम की टाइप होती है। तो स्टेम के द्वारा प्रजनन होता है, बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे होता है सर। राइजोम होता है ना, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, इसके अंदर राइजोम के द्वारा ही नया प्लांट डेवलप हो सकता है। लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, भाई पत्तियों से भी नया प्लांट डेवलप हो सकता है, वो भी प्लांट का एक हिस्सा है। एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग के अंदर ये होता है बच्चे कि हम किसी दूसरे प्लांट का हिस्सा काट करके और उसको हम मिट्टी में लगाते हैं। ये तो हम करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाला हो जाएगा। ये आंसर आपका होगा। ये नेचुरल मेथड नहीं है। देखो रिप्रोडक्शन का तो मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो है ये, लेकिन इसको हम करवाते हैं बच्चे, याद रखना। और रूट के द्वारा तो होता ही है सर, रूट के द्वारा तो होता ही है। आपने रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आपका स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल देखा होगा आपने। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ऐसे जो आप लोग पढ़ते आए हो। चलिए सर, आंसर हो गया। अब जो मैंने समझाया है ना, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। घर पे आप रिवीजन करोगे तो यहाँ से पढ़ लेना। इंग्लिश टर्म का यूज भी है बीच बीच में, और वो लैंग्वेज यूज करी है जो आपको समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे मेरे सामने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई बीजांड काय। भाई बीजांड सब जहां भी आ जाए तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या समझेंगे? ओव्यूल समझते हैं उसको, है ना, ओव्यूल समझते हैं। ओके सर, कि कुछ अनुपयोगी भाग, अनुपयोगी का मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं आता। अनुपयोगी का मतलब होता है जो यूज नहीं हुआ, यूज हो सकता था, यूज नहीं हुआ। अनुपयोगी भाग जो कि बीज में रह जाता है, मतलब सम अनयूजुअल पार्ट, अनयूज्ड पार्ट ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस बीजांड काय। देखो बीजांड मतलब क्या होता है? ओव्यूल होता है सर। बीजांड काय यानी ओव्यूल के अंदर ही एक पार्ट होता है, कुछ सेल होती हैं जिनको न्यूसिलस सेल कहते हैं हम लोग। जब आपने सीड पढ़ा होगा ना बच्चे, तब आपने इसका अध्ययन किया होगा। तो ये न्यूसिलस सेल का कुछ भाग ऐसा है जो कि यूज नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं बच्चे, और ये थोड़ा ध्यान से देखना। पेरिस्पर्म जो है ना शब्द, इसको ध्यान रखना। वैसे तो चारों ही चीजें ध्यान रखने की हैं आपकी, लेकिन पेरिस्पर्म के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं इन ऑप्शन में से, इसलिए बच्चे है ना बहुत बार गलती करने के चांस रहते हैं। पेरिस्पर्म हमारा आंसर बिल्कुल डेफिनेटली चौथे वाला रहेगा, पेरिस्पर्म या भ्रूणपोष।
अब ये क्या चीज़ है सर? आइए थोड़ा समझाता हूँ। देखो भाई, जो अधिकतर सीड वाले सी अधिकतर है ना सीड के डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूक्लियस होता है ना उसका पूरी तरह से उपभोग या यूटिलाइज नहीं हो पाता। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि काली मिर्च होगी, चुकंदर हो गया, अरंडी होगी, ऐसे पौधों में इसका कुछ भाग है ना, ऐसे पौधों में इसका कुछ भाग बीज के भीतर एक एक स्थायी पतली सी लेयर के रूप में बचा रह जाता है, और इसी बचे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम प्रीभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहा जाता है बच्चे। ध्यान देने की बात यह है कि पेरिस्पर्म कैसा होता है सर? डिप्लॉइड होता है। ध्यान रखना, डिप्लॉइड होता है। ज़्यादातर हम लोग जब भी बात आती है ओव्यूल की, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गेन्स की बात आती है ना, हम बोलते हैं हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, न्यूक्लियस कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं बच्चे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है सर? इतनी बात जान लो, क्वेश्चन की बात खत्म। बाकी ज़रा ज्ञान लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें से किसके जो सीड है ना, उसमें एयर के द्वारा प्रकीर्णन होता है? किसके बीज वायु के द्वारा बिखरते हैं? वायु के द्वारा जो सीड बिखरते हैं ना, ज्यादातर उनके बिखरते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल प्रकार के सीड होते हैं जिनमें पंखों जैसी संरचना होती है, पंखों जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनी होती है बच्चे, तो उनका डिस्पर्जल एयर के द्वारा होता है। ये चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ना, इनमें से ऐसा किसके सीड होते हैं? ये होते हैं सर कैलोट्रोपिस गाइजेंटिया, वायु के द्वारा बीजों का बिखरना। इसके लिए बीजों में एक विशेष संरचनात्मक स्ट्रक्चर होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऊपरी सिरे पर रेशमी रोम, रेशम के जैसे रोम यानी फाइबर्स, यानी उड़ने के लिए उनके अंदर आपके कुछ भाग पाए जाते हैं जिनको कोमा कहा जाता है। ये गुच्छा क्या करता है? हवा में पैराशूट की तरह से काम करता है। ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये पैराशूट की तरह से काम करते हैं, जिसे बीज हवा के साथ उड़कर दूर तक फैल जाता है। यही होगा बच्चे। और जो बीजों के द्वारा प्रकीर्णन की जो घटना होती है ना, इसको हम एनीमोकोरी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको इंग्लिश में। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई। फल जिसमें चिरस्थायी मतलब परसिस्टेंट, लंबे समय तक हेयर टाइप की हेयर टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसा फल जिसमें परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल्स यानी चिरस्थायी रोमिल वर्तिकाएं पाई जाती हैं, ऐसा कौन सा प्लांट होता है? आपसे नाम पूछा हुआ है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो मेरे भाई क्या आएगा आपका? क्लीमेटिस और नरवेलिया। कुछ प्लांट में एक्चुअली होता क्या है, कुछ प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो पुष्प है ना, उसके जो ऑर्गेन्स हैं, जैसे वर्तिका हो गया यानी स्टाइल हो गया, वो नष्ट नहीं होते। देखो यार, फ्लावर है, फ्लावर का क्या काम था? फ्लावर के पास फीमेल सेल थी, अब फ्लावर के अंदर मेल सेल आई, मेल सेल आते ही साथ अब फ्लावर क्या करेगा? फ्लावर आपका चला जाएगा और एक नया सीड डेवलप होता है, एक नया बीज बनता है, जो कि फिर आगे फैल के नया प्लांट बनाता है। कुछ में तो क्या होगा कि जैसे ही सीड बना तो फ्लावर के सारे हिस्से गायब, उसके स्टिग्मा जो स्टाइल वगैरह थे ना, जो भी बाकी हिस्से थे वो गायब। कुछ लेकिन ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें गायब नहीं होते, परसिस्टेंट रहते हैं, लंबे समय तक बाद में भी रहते हैं। तो बच्चे उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा किस में होता है? जब तक फल का विकास होता है ना, साथ साथ जुड़े रहते हैं। तो ये किस में होता है? ये आपका क्लेमेटिस और नारावेलिया, इनके अंदर पाया जाता है बच्चे। याद रखिएगा, यही बात आपसे पूछी थी। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सिंघाड़ा जो है ना, सिंघाड़े के फल में दो कांटे सदृश संरचनाएं प्रदर्शित करती हैं। भाई सिंघाड़े के फल में कांटे जैसी दो संरचनाएं होती हैं सर, इनमें से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो क्या है भाई? वो क्या वो सीपल्स का मॉडिफिकेशन है, क्या ब्रेक्टियोल्स का मॉडिफिकेशन है, क्या वो दोनों स्टाइल हैं, या फिर बच्चे उसकी भुजा हैं? देखो भाई, सही आंसर क्या दोगे आप लोग? ये एग्जाम्पल है मॉडिफाइड सीपल्स का। सीपल्स पीटल्स पढ़ा है ना बच्चे, फ्लावर के अंदर पढ़ा है, तो सीपल्स का ही मॉडिफिकेशन होकर के उसमें दो कांटे जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। वही चीज आपको बताई जा रही। सिंघाड़ा एक जलीय पौधा है जिसके फल की सतह पे दो बहुत ही नुकीले और सख्त कांटे पाए जाते हैं। ये कांटे वास्तव में जो फ्लावर है ना, उसका जो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, या कैलिक्स के अंदर क्या है, सीपल्स बोल सकते हो बच्चे। सीपल्स एक पत्ती का नाम है, ग्रुप बोल दो तो ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स कहा जाता है। तो इसका रूपांतरित रूप होता है, इतना ही पूछा था, किसका रूपांतरित रूप है? जो बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ लगाना चाहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, ये बुक आप सभी के लिए मैंने ही बनाई है। ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये भी इस बुक के ही करवा रहा हूँ, और इस बुक के अंदर ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिए गए हैं यूनिट वाइज। आपके संसारम एप्लीकेशन पे ऑर्डर करोगे, बुक आपको मिल जाएगी। आप भारत के किसी भी कोने में हो, घर पे आ जाएगी। जिस बच्चे को लग रहा है सर अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं करी है, मौका हाथ से ना जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अब हर साल तो आती नहीं है भाई, 2-4
2-3 साल में आप मतलब एक एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए तो फिर 3 साल पे बात चली जाती है। 3 साल से पहले फॉर्म निकलेगा बाई चांस 2 साल बाद, फिर वो प्रोसेस चलेगी 1 डेढ़ साल, लंबी कहानी है। अभी मौका है, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाला, फॉर्म भरा है, तो प्रिपरेशन में फ़ोकस कर सकते हो। ये बैच है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम को ध्यान में रख के, एग्ज़ाम की डेट को ध्यान में रख के इस बैच के अंदर पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 और एमसीक्यू प्रैक्टिस सारी चीज़ें बैच में रहेंगी। संसारा मैप पे ही मिलेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। वह क्षेत्र, वह रीजन क्या कहलाता है जो कोलियोप्टाइल के आधार और स्कूटेलम के उत्पत्ति के बीच होता है? भाई बेस और स्कूटेलम दोनों ही पार्ट पढ़े हैं आपने जब आपने ओव्यूल का अध्ययन किया था। मोनोकोट डाइकोट के अंदर जब आपने अपना सिलेबस पढ़ा है तो स्कूटेलम एक संरचना आई थी। आपसे पूछा बेस और स्कूटेलम के बीच में का जो भाग होता है उसको इनमें से क्या नाम दिया जाता है? अब बीच का भाग है ना भाई, बीच वाला शब्द जहां आ जाता है ज्यादातर आंसर में आपको मीजो शब्द जुड़ा दिखेगा। तो यहां भी देखना, ये रहा मीजो कोटिल कहा जाता है ना। मीजो शब्द का मतलब ही होता है मध्य वाला हिस्सा, मीजोकोटिल कहते हैं। खासकर ये मोनोकोट जो प्लांट होते हैं ना, एक बीजपत्री पौधे जैसे मक्का जैसा या घास परिवार, इन सब में आपको देखने को मिलता है मेरे भाई। सातवां क्वेश्चन पे आ जाइए। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पौधे में एंडोस्पर्म का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता और विकसित बीज में उपस्थित होता? पहला क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही कुछ था, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा करके फिर से आ गया। अब की बार आपसे प्लांट का नाम पूछ लिया, वहां पे आपसे प्रॉपर्टी का नाम पूछा था। अरंडी के अंदर ऐसा होता है, कास्टर के अंदर बोल सकते हो, पूरा यूज नहीं होता, थोड़ा सा हिस्सा बचा रहता है, याद रखिएगा। फिर बच्चे अब आ गए क्वेश्चन आपके पास में ऐसा मैच करने वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। इधर आपको प्लांट का नाम दे रखा है, कोकोस न्यूसीफेरा, है ना, यूफोर्बिया पल्चेरिमा, फाइकस रेसिमोसा और एजीरेटम कोनिजवाइड्स। 4 प्लांट हैं। फिर यहाँ पर बोला है कि उनका फल कैसा होता है? ड्रूप टाइप का होता है, कैप्सूल टाइप का होता है, साइकोनस होता है या सिप्सेला टाइप का होता है? आपसे ये पूछा है। अब देखो भाई, सभी के विषय में लिखा है कौन सा फल कैसा होता है। देखो नारियल जो है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं कोकोस न्यूसीफेरा, एक ड्रूप फल होता है, मतलब जिसकी अंत्य भित्ति, अंत्य फल भित्ति जो होती है ना, जो एंडोस आपको जिसको एंडोकार्प बोल सकते हो, बहुत कठोर होती है। और यूफोर्बियम पल्चेरिमा जो है उसका फल कैसा होता है? कैप्सूल, कैप्सूल टाइप का होता है, जो कि पकने के बाद झटके के साथ फटता है। फाइकस रेसिमोसा जो है ये साइकोनस फल का उदाहरण है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेस्केंस यानी पुष्पक्रम होता है, उससे विकसित होता है, जिससे पूरा पुष्पक्रम ही आपका मासल फल बन जाता है। तो ऐसे ही चारों का एग्जाम्पल पूरी तरह से आपके सामने लिखा है। याद करने की बात है क्योंकि कंसेप्ट आप जानते हो, फ्रूट्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप लोगों ने सिलेबस के अंदर पढ़ ली है। तो मुझे नहीं लगता अब मैं आपको फ्रूट्स के जो 10-12 टाइप है वो बताने बैठूं। अब मेरा काम था आपको आपके सामने क्वेश्चन लाने का और उस क्वेश्चन के लिए बेहतर एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। चलो भाई एक और आ जाओ। यहाँ पर भी 2 लिस्ट दे रखी है और बोला मैच करो। ये लिस्ट 1 दे रखी है इधर, और ये दूसरी तरफ आप सभी के सामने ये लिस्ट 2 दे रखी है ना। आपको बोला भाई बायोसिस्टमेटिक्स, बोला फिर पेलिनोलॉजी। देखो सिस्टमेटिक्स इस प्रकार के शब्द आ जाए ना कोई स्टडी से रिलेटेड ब्रांच है, कोई ना कोई शाखा है, ब्रांच है किसी न किसी विशेष चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। फिर आ गया आपके पास में ये रहा सर पोमोलॉजी, फिर आ गया सोरोसिस, है ना। इस प्रकार से आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, 1 2 इधर ए बी सी डी, हाँ चारों हो गए इधर वाले। ये इधर इंग्लिश में जो लिखा है ये ऑप्शन की हिंदी है। इधर दे रखा है कैंप एंड गिली, पराग और बीजाणु, फलों का अध्ययन, मोरस इंडिका। भाई क्या मतलब है यार? यहाँ स्टडी दे रखा है कि पोमोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, सोरोसिस में किसको पढ़ते हैं, बायोसिस्टमेटिक्स में किसको पढ़ते हैं, है ना, और पेलिनोलॉजी में किसको पढ़ते हैं। ऐसे 4 चीजें आपको दे रखी हैं भाई। देखो पहली पेलिनोलॉजी यानी पोलन ग्रेन्स, पहली से पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का मतलब क्या होता है? पोलन का मतलब कोई ना कोई सेल होती है, ये परागकण लिखा हुआ है। परागकण पोलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ पोलन। तो भाई ये बी वाला तो यार हमें लग रहा है कि 2 के साथ मैच होगा। ठीक है, बी वाला 2 के साथ मैच होगा। जस्ट अ सेकंड बच्चे, चलिए तो जस्ट अ सेकंड।
चलिए, मैंने कहा देखो एक मिल गया हमारे पास कि सर बी वाला जो है ना उसका आंसर 2 है डेफिनेटली। और आप देखना बी वाला जो 2 है ना, बी वाले का 2 एक ही ऑप्शन में है चारों में से, एलिमिनेशन मेथड से हो गया क्वेश्चन सोल्व। आंसर भी देखोगे तो बी वाले का 2 वाला जो ऑप्शन है ना, वही आपका सही आंसर है। ये रहा, ए में ही है तो पहले वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आप मिला दोगे, बात खत्म। एक्सप्लेनेशन जाननी हो, लिखी हुई है आपके पास, ये पीडीएफ रहेगी सबके पास। 10वां क्वेश्चन है भाई, सेब के अंदर जो रेडनेस होती है, सेब के अंदर जो रेडनेस होती है ना, वो आप लोग बताइए जरा किसके कारण होती है? लाइकोपिन, कैरोटीन, जेंथोफिल, मुझे नहीं लगता बच्चा क्वेश्चन है, आप सब याद करो। एंथोसाइनिन के कारण होती, बात खत्म सर। अगले पे आओ, इनमें से कौन सा एम्फीसार का एक एग्जाम्पल है? मतलब सर एम्फीसार का, देखो भाई एम्फीसार का एक विशेष प्रकार का सिंपल फ्रूट होता है जो कि आपका क्या होता है, बहुअंडपी, बहुअंडपी। दूसरा आपका युक्तंडपी, एक उदरवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। अब देखो ये जो चीजें हैं ना, फ्रूट है। अब यहाँ पर जो कुछ टर्म आपके पास में लिखी हुई हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी पिछली यूनिट के अंदर हमने सीखी भी थी, बाईलैंग्वेज हमने डिस्कस भी करी थी। और जहां तक मैं सोचा जिस बच्चे ने क्लास नंबर 3 लगा ली है, वो बच्चा डेफिनेटली दोनों ही लैंग्वेज में याद करता होगा भाई। याद है? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? बताओ, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि सर क्या परिभाषाएं थी इनकी? भाई पिछली क्लास में इन सबकी परिभाषा अलग से हमने सीख के दी, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में ही। कंसेप्टों में तो आप सीखते ही सीखते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी देखा था हमने। तो देखो यहाँ पर युक्तांडपी, संयुक्त, संयुक्त जुड़ी हुई चीजें, जुड़ी हुई चीजें। अब क्या जुड़ सकता है भाई? प्लांट के अंदर जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स नाम सुना सुना लग रहा है, कार्पल्स क्या होते हैं? कार्पल्स, पिस्टल्स, कार्पल्स, पिस्टिल, ऐसे कुछ नाम सुने थे। तो जहां पे युक्त मतलब जुड़े हुए होते हैं, उर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उनकी। बहु का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल, बाई कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, ऐसे टर्म आपने सुनी है, इंग्लिश में बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, मतलब उर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि अत्यंत कठोर कास्ट होता है और बाहरी परत ऐसी होती है उसको उसके आर पार किसी मटेरियल का जाना मुश्किल होता है। इस कठोर आवरण के भीतर फिर आपका मस्कुलर टाइप का फ्रूट पाया जाता है और जिसके अंदर बीज है ना अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी किसके अंदर देखने को मिलती है आपको? ये मिलती है एगल मार्मेलोस के अंदर देखने को मिलती है। आ जाओ 12 नंबर पे आ जाओ। फिर से सूची है भाई आपके पास में, ये फ्रूट की टाइप दे रखी है और फिर वहां पे एग्जाम्पल। अब यार ये चीजें आप पढ़ चुके हो, देखो ड्रूप फ्रूट, फिर से ड्रूप का एग्जाम्पल, ड्रूप आते ही साथ तुम्हारे दिमाग में नारियल आ जाना चाहिए, है ना? पहले वाले का आपके सामने कि यार सर मिला दिया, ये तो मिला देंगे। बाकी फिर पीपो दे रखा है, सरस फल यानी बेरी दे रखा है, और ये आपका डबल समरा दे रखा है। क्या मतलब है आइए समझते हैं। नारियल एक ड्रूप फल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कठोर अंतःफल भित्ति यानी एंडोकार्प होती है जो कि बीज की रक्षा करती है। बैंगन जो है यानी सरस फल का एग्जाम्पल है जिसमें फल भित्ति पूरी तरह से मस्कुलर होती है और बीज जो होता है सीधा अंदर धसे होते हैं। ककड़ी, लौकी, तरबूज ये पीपो फल की श्रेणी में आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो ओवरी है अधोवर्ती से विकसित हो, अधोवर्ती ओवरी से विकसित होते हैं ये, और इनकी जो बाहरी परत काफी सख्त होती है बच्चे। ऐसर का फल जो है वो डबल समारा कहलाता है। इसमें पंख जैसी दो संरचना जुड़ी होती हैं जो फल को हवा के साथ दूर तक ले जाने में सहायता करती हैं। ये क्लासिफिकेशन के आधार पे चार ऑप्शन बता दिए, पहले वाले आंसर में मैच कर रखा पीछे, वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस पौधे के फल को ड्रूप कहते हैं? फिर से वही आ गया भाई ड्रूप। अभी नारियल का अपने नाम देखा था, उसके अलावा अब की बार क्या, अब की बार सुपारी, अरेका कटेचू, सुपारी के लिए नाम होता है ये अपना, वो भी ड्रूप फ्रूट होती है। ड्रूप का मतलब होता है कि जिसका बाहर का जो फल बीतती है, अंत फल बीतती है, बहुत स्ट्रांग होती है जिसके अंदर। फलों और उनके खाद्य भाग, मतलब कौन से फल का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? अनार है, रसीला, टेस्टा, सेब है, मासल, पुष्पासन, लीची है, मासल, बीज चोल यानी फ्लैसी एरिल, नारियल के अंदर हम मीजोकार्प। तो देखो इसमें से बोला है इसने कौन सा करेक्ट मैच है। देखो सेब वाले के अंदर क्या आप लोग थैलेमस खाते हो? एप्पल, पाइनएप्पल ये फॉल्स फ्रूट होते हैं, और आपने पता है कि एप्पल का डेवलपमेंट जो होता है ना वो ओवेरी से नहीं होता, किससे होता है? थैलेमस से होता है। तो खाओगे भी थैलेमस को ही। और यहाँ पूछा क्या इसने? नहीं है पूछा है। तो ये बिल्कुल सेब वाला हमने एलिमिनेशन मेथड से कोशिश किया कि सबसे आसान दिख रहा था, सही है।
पोमेग्रेनेट के अंदर, उसके अंदर जूसी टेस्टा खाते हैं, ठीक है। लीची के अंदर फ्लेसी एरिल खाते हैं। एरिल, लीची के साथ एरिल शब्द हमेशा बचपन से रटाते आए हमें टीचर, आप भी रट लेना, लीची जहां लिखा हो एरिल। नारियल की फल बित्ती हम नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि नारियल के अंदर तो सर हम लोग क्या खाते हैं बताओ, अभी हमने पढ़ा था ना, ये सबसे यहाँ पर देखिए, ये नारियल ड्रूप फ्रूट, ड्रूप है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ हिस्सा बचा होता है पेरिस्पर्म का, तो वही चीजें हम लोग उसके नारियल के अंदर खाते हैं सर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नारियल वाला गलत है। पके हुए आम के खाद्य भाग जो है ना, उसको क्या कहा जाता है भाई, जो खाने वाला हिस्सा क्या होता है आम का, मीजोकार्प होता है ना, तो छिलका खाते हैं ना अंदर का हिस्सा, बीज का हिस्सा खाते हैं, तो बीज का क्या होता है, मीजोकार्प, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। बीज का वह भाग जो बढ़ते हुए डाइकोट प्लांट के लिए पोषण प्रदान करता है। डाइकोट प्लांट में सीड का कौन सा हिस्सा न्यूट्रिशन देता है भाई, न्यूट्रिशन देने के लिए प्ल्यूमूल, माइक्रोपाइल, एल्यूरोन लेयर, इनमें से एक से अधिक, तो देखो बिल्कुल सही बात है भाई, एक से, इनमें से देखो एल्यूरोन लेयर, यहाँ पर अपने पास में न्यूक्लियस सेल कहीं पे है ही नहीं, तो कोई भी नहीं आएगा भाई, न्यूक्लियस सेल नहीं है, और ये ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप इसको लगाओगे, अगर ये नहीं देते तो बाई चांस हम फिर कुछ विचार करते, लेकिन इनमें से कोई नहीं ही आंसर आएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है, मतलब सर भाई सीजोकार्पिक फ्रूट वे होते हैं जो पकने पर कई एक बीजीय खंडों में विभाजित हो जाते हैं, जिनको मेरीकार्प कहा जाता है, जैसे अरंडी हो गया, धनिया हो गया, लोमेंटस हो गया, नीमली बबूल वगैरह जो कैटेगरी में आते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल अपने पास में यही हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, बाई कार्पेलरी सिनकोर्पस गाइनोसियम के साथ सिनकोर्पस प्रॉपर्टी है, सिनकोर्पस किसकी, गाइनोसियम की बात हो रही है, एंड्रोसियम गाइनोसियम पढ़ा है, इसके साथ एक ही सेगमेंट वाला जो आपका इंफीरियर ओवेरी से विकसित होने वाले फल को क्या कहा जाता है, सिप्सेला, शायद आज भी आया था क्वेश्चन सिप्सेला कैटेगरी का ध्यान रखिएगा। भ्रूणपोष के रंग पर बाहरी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके प्रभाव को डैश के रूप में देखा जा सकता है, द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोलन ग्रेन ऑन द कलर ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज, उसको कहा जाता है, सबसे चौथा आंसर है जीनिया, मतलब जीनिया वह वैज्ञानिक परिघटना है जिसमें पोलन के जो अनुवांशिक गुण है ना, सीधे तौर पे एंडोस्पर्म के लक्षणों को प्रभावित करते हैं। हालांकि जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण मेल गैमेट और दो ध्रुवीय केंद्रों के मिलने से होता है, इसलिए जो मेल गैमेट के लक्षण है ना, वो भ्रूणपोष का रंग और आकार में फल में तुरंत दिखाई देने लगते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है, सबसे पहला ही लिखा है एप्पल, 10वीं क्लास से भी पहले आ जाता है। गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है, बच्चों को, हर बच्चे को पता, भ्रूणपोष भ्रूणपोष भ्रूणपोष, 8वीं या 9वीं क्लास में चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था कभी हमें, जो तुम आज लोग तुम्हारे पढ़ रहे हो, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एपी में या लेक्चरर के मेंस पेपर में, वो यहाँ में जो क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन लेके आता हूँ, ध्यान रखना इस बात को। वह फल, फिर से वही बात आ गई, जो कि आपका क्या, उध्रवृत्ति, मतलब कहां से डेवलप होता है, और सुपीरियर ओवेरी से, द्विअंडपी है, मतलब बाई कार्पेलिक, दो कार्पेल, अंडाशय से विकसित होता है और उसमें दो भित्तीय बीजांड होते हैं, से विकसित होता है, तो क्या कहलाता है वो, दो ओव्यूल, और ओव्यूल भी कैसे, भित्तीय मतलब पेराइटल, जैसे टोमेटो में पेराइटल बीजांडान्यास पाया जाता है, बीजांडान्यास पाया जाता है, तो सर उसको कहा क्या जाता है, उसको कहते हैं सर हम सिलिक्यूआ। सिलिक्यूआ एक विशेष प्रकार का फल होता है जो बाई कार्पेलरी होता है और सुपीरियर ओवेरी से बनता है, इसकी मुख्य पहचान यही होती है।
कोकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूध जैसा जो लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या होता है बच्चे? कोकस न्यूसीफेरा। बच्चे कहेंगे सर कोकस न्यूसीफेरा क्या होता है सर ये? अभी तो पढ़ाया था पीछे नारियल। नारियल के कच्चे फल के भीतर पाया जाए दूध जैसा मटेरियल जो होता है उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। यदि एक एंजियोस्पर्म का एक भ्रूण कोश में, एक भ्रूणपोष मतलब सर एंडोस्पर्म में 24 गुणसूत्र हैं, तो उसकी मूल कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? देखना भाई, जो एंजियोस्पर्म प्लांट में भ्रूणपोष जो होता है ना एंडोस्पर्म, वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3 गुना होते हैं। तो 24 किसका 3 गुना है? 24 ही बोल रहा है क्या भाई? देख लूं भाई, ये 24 बोल रहा है। तो 24 मतलब किसका 3 गुना? 8 3 24 ना। ये ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन बाकी की जो सामान्य सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, मतलब 2 गुना। किसका 2 गुना? 8 का 2 गुना। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 मिलेंगे उसमें। जब एक when a pollen grain of tetraploid plant, टेट्राप्लॉइड, टेट्राड स्ट्रक्चर सुनी होगी ना। पोलन जब बनते हैं तो आपका जो कैविटी होती है 4 भागों में बटी होती है, अलग अलग टेट्राड फॉर्मेशन होती है। तो इसने बोला जब पोलन ग्रेन किसी टेट्रल प्लांट का फर्टिलाइज करता है किसी डिप्लॉइड प्लांट से, तो एंडोस्पर्म जो सीड का है वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा, या कैसा बनेगा? मेरे भाई वो बनता है 4 गुना। क्यों? क्योंकि पहले से देखो, पहले से इसने बोला टेट्राप्लॉइड मतलब चतुर्गुणित पौधे। चतुर्गुणित पौधे का जो पोलन होगा ना मेरे भाई, वो फिर से किसी डिप्लॉइड प्लांट के साथ मिलेगा। तो चतुर्गुणित का है तो पहले से डिप्लॉइड था, आगे जाके 4 गुना हो गया। तो भ्रूणपोष का निर्माण क्या होगा? मेल गैमेट और एक आपके न्यूक्लियस के मेल से होता है। नर पौधा अगर चतुर्गुणित है तो उसके पोलन कण जो है ना वो डिप्लॉइड होंगे, जैसा मैंने बताया, और मादा के अंदर भी डिप्लॉइड। तो फिर से कैसे हो जाएंगे? 4 गुना हो जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर था। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चे को ये पता होगा कि भाई ये बाई कार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हिंदी वालों को हिंदी की बातें, इंग्लिश की बातें, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम बिल्कुल सफेद कोरे कागज की तरह से आओगे तो देखो फिर भाई मैं अब एक ये 25 क्वेश्चन के लिए अगर मैं तुम्हारे 2 घंटे खा जाऊं तो तुम फिर भी नहीं रुकोगे। तो वो कंसेप्ट बैच में सीख के आओ, यहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपसे बच्चों को। तो बेटा ये थी हमारी क्लास आज की, यहाँ तक आज हम लोग करते हैं। मिलते हैं दोबारा आपसे किसी और सेशन में। जय हिंद भाई।